नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्वामी विवेक चैनल पर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। देखिए, एक पहला प्रश्न क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो संविधान के अध्याय 4 में निहित है। सबसे नंबर एक पहली बात है, अध्याय 4 में यानी भाग 4 में संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो पूछा क्या गया है, अध्याय 4 के किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपको सीधा सा पता होना चाहिए, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक क्या है, वो है मेरे दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत। अगर हम भाग 1 की बात करें तो क्या है, उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र है भाग 1 में। भाग 2 में आपको पता है नागरिकता है, क्या है, नागरिकता है। और भाग 3 में क्या है, वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपको पता है 12 से 35, कहाँ तक, 12 से 35 अनुच्छेद के बीच क्या है, मौलिक अधिकार। उसके बाद भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है मेरे दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4। ये चीज आप नोटिस जरूर करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। मैं एक प्रश्न से आपसे बहुत सारी चीज़ों की बात वहाँ पर करूँगा ताकि आपके एक प्रश्न के साथ साथ कई प्रश्नों की तैयारी जो है मजबूत हो जाए। अगर हम लोग दूसरा प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा, देख सकते हो आप, कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य सरकार कर सकती है? देखिए दोस्तों, हमें कुछ चीज़ें जानने होंगे। जैसे कर जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक अगर हम लोग देखें तो एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और कर देखिए, या तो राज्य सरकार लगा सकती है या फिर केंद्र सरकार लगा सकती है। तो इसमें जो पूछा गया है कि सिर्फ राज्य सरकार, कौन सा ऐसा कर है इन ऑप्शंस में जो सिर्फ राज्य सरकार लगा सकती है? तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, कुछ टैक्स के नाम आपको याद रखने हैं। जैसे राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले जो डायरेक्ट टैक्स है यानी प्रत्यक्ष कर है, वो क्या है दोस्तों, जैसे भू राजस्व कर है, भू राजस्व कर, ध्यान दीजिएगा। कृषि में आय का कर है, राज्य सरकार लगाती है, डायरेक्ट टैक्स लगाती है। व्यवसाय कर है, ये भी राज्य सरकार लगाएगी। अगर हम बात करें गैर शहरी अचल संपत्ति, रोजगार कर, ये सब राज्य सरकार के डायरेक्ट टैक्स हैं। इन सब सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। अगर हम राज्य सरकार के इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो दोस्तों कौन कौन से टैक्स हो जाएंगे, जैसे बिक्री या व्यापार कर है, परिवहन कर है, परिवहन कर है, और दोस्तों विद्युत कर है। अगर हम लोग खनिज तेल पर बिक्री का जो कर होता है, ये राज्य सरकारें लगाती हैं। इसी प्रकार से केंद्र सरकार के भी हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें जो ऑप्शंस में दिए गए हैं मेरे दोस्तों, तो भू राजस्व कर, कौन सा, भू राजस्व, ये जो कर है ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला, सिर्फ राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। ये कर एक डायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पे आप सीधा सा यहाँ समझ सकते हैं, भू राजस्व कर जो है। अगर हम सीमा शुल्क की बात करें तो ये केंद्र सरकार लगाती है। आयकर डायरेक्ट टैक्स है। तो ये सब जो टैक्स हैं इसको आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, जो इससे मेन चीज़ें रिलेटेड होंगी उसको यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने आपको बताया राज्य सरकार द्वारा वसूली जाने वाली जो इसमें कर है वो भूमि राजस्व कर है। अगर हम लोग बात करें अगले प्रश्न की, भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? आपको पता है अफगानिस्तान पर किसने कब्जा कर लिया है इस समय? तालिबानियों ने। तो भारत ने क्या किया था 2016 में, अफगानिस्तान में क्या हुआ था, भारत की मदद से एक डैम बनाया गया था, एक बांध बनाया गया, उसका नाम क्या है, वो है सलमा डैम। कौन सा? आजकल बहुत चर्चे में है, इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। सलमा डैम भारत और अफगानिस्तान का मैत्री बांध है, 2016 में बनाया गया। कब? 2016 में मेरे दोस्तों बनाया गया है। और अगर आगे की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ के उस समय जो राष्ट्रपति थे, जो इस समय अफगानिस्तान को छोड़कर भाग गए हैं, अशरफ गनी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति जो थे तत्कालीन, अशरफ गनी, दोनों ने मिलकर उद्घाटन किया था 2016 में। कब किया था? 2016 में इसके उद्घाटन हुआ है। और ये सलमा डैम जो है वहाँ के एक प्रांत है, उस प्रांत का नाम जो है पूछा जा सकता है आपको, तो नोट कर लीजिएगा, हेरांत प्रांत में है। कौन सा? हेरांत प्रांत है अफगानिस्तान में, वहाँ पर सलमा डैम जो है बनाया गया। नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, प्रथम राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया मेरे दोस्तों, वो कब किया गया था? 1952 में। राज्यसभा आपको पता है संसद जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से संसद बनता है। तो संसद का जो उच्च सदन है वो है राज्यसभा। इसका गठन जो है वो 1952 में हुआ था, अप्रैल 1952 में पहली बार ये गठन किया गया। और पहली बैठक जो हुई थी अप्रैल 1952 में। और एक चीज़ और देखिएगा,
राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और जो इस समय सभापति है राज्यसभा के वो कौन है दोस्तों? वेंकैया नायडू। ये चीज़ें नोट करते जाइए आप और पढ़ते जाइए। वेंकैया नायडू क्या है? इस समय राज्यसभा के क्या हैं? सभापति हैं। अब देखिए अगला प्रश्न अगर हम देखें, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था। कौन सा प्रदेश था? यानी गोवा पर किस यूरोपीय शासन की वहाँ पे अधिकार हुआ करती थी जब तक गोवा आज़ाद नहीं हुआ था। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले कौन से यूरोपीय आए थे? तो आए थे पुर्तगाली। कौन आए थे मेरे दोस्तों? पुर्तगाली। ये 1498 में आ गए थे। आपको पता है वास्को डी गामा आ चुका था भारत। तो और लेकिन सबसे बाद में जैसे 1947 में अंग्रेज चले गए, तो ऐसा नहीं है कि सारे यूरोपीय देश जो हैं भारत छोड़कर चले गए, तो सबसे अंत में जो है वो पुर्तगाली ही जाते हैं। और वो राज्य कौन सा हो जाता है? गोवा। गोवा में दोस्तों क्या होता है? पुर्तगाली 1961 में। कब? 1961 में पुलिस कार्रवाई के बाद 1961 में ये लोग छोड़कर, पुर्तगाली जो है गोवा राज्य को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद गोवा भारत का हिस्सा हो जाता है, धीरे धीरे पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो आपको प्रश्न पूछा गया भारत सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक था, क्या था? तो वो था मेरे दोस्तों पुर्तगाली प्रदेश था। कौन सा? पुर्तगाली प्रदेश। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला अगर हम देखें, साल 1919 में, ये चीज़ें नोट करते जाइएगा आप, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाइए, किसी से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। साल 1919 में किसकी गिरफ्तारी में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? जलियांवाला बाग आपको पता है अमृतसर में है। तो ये दोस्तों आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हो गया था। बैसाखी का दिन था और उसी दिन लोग इकट्ठा हुए थे किसी सभा को लेकर। किसके बारे में सभा थी उसको हम लोग देखेंगे। उसी समय अंग्रेजी डायर, जनरल डायर जो था जनरल आर डायर, उसने क्या किया? निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी। तो आपको आज भी जो है उसका दर्द लोग महसूस करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कोई भूल नहीं सकता। तो किस लिए लोग इकट्ठा हुए थे दोस्तों? तो उस समय डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या हुआ था? गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको छुड़वाने के लिए सभा इकट्ठी हुई थी, उसी पर जो है गोलियां चलवा दी गई थी। तो कितनी चीज़ें ध्यान देंगे आप? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। अगर आप डेट याद रख सकें तो याद जरूर रखिए, 13 अप्रैल का दिन था, बैसाखी का दिन था। और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन की रिहाई के लिए वहाँ पे क्या हुआ था? लोग इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये सब प्रश्न आए हैं, यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, तो इसलिए आपको चीज़ें ध्यान देनी है। इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया में एक प्रश्न है, आम चुनाव, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। आम चुनाव यानी जो चुनाव होता है जनरल रूप से, उसमें मतदान की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है? आम चुनाव जो होता है उसमें मतदान के समय ये दो आपको वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो आप देख सकते हैं पहला वक्तव्य हम लोग पढ़ते हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर ही, कोशिश किया जाता है कि 2 किलोमीटर के भीतर ही आपको मतदान केंद्र मिल जाए। दूसरा एक कथन दिया गया है, वक्तव्य दिया गया है, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े। ये दो वक्तव्य दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बता दें, देखिए दोस्तों अगर हमें इस प्रश्न का आंसर देना है तो हमें हस्त पुस्तिका के अध्याय नंबर 2 के 2 पैराग्राफ देखने पड़ेंगे। एक तो पैराग्राफ दूसरा देखना पड़ेगा और एक तो तीसरा। अगर हम तीसरे पैराग्राफ की बात करें तो तीसरे पैराग्राफ में ये बात बिल्कुल साफ लिखी गई है कि चुनाव आयोग के अधिकारी सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को कोशिश की जाए 2 किलोमीटर के भीतर ही मतदान केंद्र मिले। तो ये बिल्कुल सही है। अगर पैरा नंबर 3 आप देखेंगे वहाँ पर तो ये चीज़ लिखी गई है। और पैराग्राफ नंबर 2 अगर हम देखें तो ये जो दूसरा वाला यहाँ पे वक्तव्य दिया गया है, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े। पहले ये 1000 से 1200 था, 1000 से 1200 मतदाताओं का भार था, लेकिन इसे बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ए और बी दोनों जो वक्तव्य हैं वो बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन क्लिक कर देना है। आप लोग दोस्तों अगर चैनल पर नए जो लोग हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न अगर हम देखें, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो भारतीय दंड संहिता आपने पढ़ा होगा, तो उसमें से 2 आपको दिए गए हैं, देख लीजिए। एक दिया गया है कि 6 वर्ष का बच्चा है, 2 कथन है। देखिए 6 वर्ष के बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी हैं। एक दिन वह क्या करता है, बी नाम के किसी बच्चे को क्या करता है मेरे दोस्तों,
वो जोर से धक्का दे देता है जिससे वो गंभीर रूप से क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। ए ने यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया है, एक तो ये दिया गया है। दूसरा अगर हम देखें कि क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया और उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने क्या कर दिया, आर की हत्या कर दी। तो अब बताइए नहीं, इसमें बताया गया है पी ने कोई अपराध नहीं किया है। यानी दो आपको कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, एक तो 6 साल का बच्चा है और वो किसी बच्चे को धक्का दे देता है, इससे क्या होगा, उसको गंभीर रूप से चोट आ जाती है, तो क्या वो अपराधी है? इसमें दिया गया है कि नहीं, वो अपराधी नहीं है। दूसरा आपने देखा कि उन्हें पी को क्या किया, नशीला पदार्थ दे दिया और पी ने आर यानी किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी, तो क्या पी उस समय अपराधी होगा? इसमें दिया गया है कि वह अपराध नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो सकता है? तो दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो भारतीय दंड संहिता की धारा 82, किसके, धारा 82 के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के जो शिशु हैं, बच्चे हैं, उनके द्वारा किया गया अपराध मान्य नहीं होगा। तो इसमें 6 वर्ष दिया गया है, तो सीधी सी बात है कि इसने कोई अपराध नहीं किया है। पहला वाला तो बिल्कुल सही है। तो इसमें आप अगर देखेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 82 में, उसमें ये साफ जो है लिखा गया है। अगर हम लोग दूसरा देखें तो दूसरे में जो दिया गया है, इसमें धारा 85 के अनुसार, ये जो इसमें दिया गया है कथन, ये धारा 85 के अनुसार बिल्कुल सही है। यानी अगर किसी ने कोई मादक पदार्थ दे दिया है उसके अनजान में और उससे किसी की हत्या हो जाती है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर भी ये दोनों कथन जो हैं बिल्कुल सही, दोनों वक्तव्य बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे ए व बी दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला अगर हम लोग देखें, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई है? इसमें आपको बताना है, यानी इंडियन, कौन सा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IFS। देखिए भारत में 3 अखिल भारतीय जो है एक तरह से सेवा है, अखिल भारतीय सेवा कौन कौन से है आप देख सकते हो। आपको पूछा जा सकता है भारत में कितने अखिल भारतीय सेवा हैं, तो IAS और IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों क्या हैं, ये अखिल भारतीय सेवा है। और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1991 में आया है, 1951 में आया है। कब आया है? सन 1951 में अखिल भारतीय अधिनियम आया था। इसके तहत 1966 में, कब मेरे दोस्तों, 1966 में क्या हुआ था, ये वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है शुरू की गई थी। कब? 1966। ये वाला चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अधिनियम अगर पूछेगा अखिल भारतीय अधिनियम तो वो 1951, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तो ये हो जाएगा 1966, यानी ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, निम्न स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? यानी जो पौधा होता है वो हाइड्रोजन किसके माध्यम से प्राप्त करता है? तो ये सीधा सा यहाँ पे हो जाएगा मृदा जल के द्वारा। जो मिट्टी होती है उसमें जो जल होता है वो पौधों के जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो उसी जल से ये लोग हाइड्रोजन, पौधे जो हैं वो हाइड्रोजन मेरे दोस्तों प्राप्त करते हैं मृदा जल से। आपको मृदा भी दिया रहेगा और जल भी दिया रहेगा, मतलब जल नहीं, मृदा दिया रहेगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, मृदा जल लगाएंगे, यानी जो मिट्टी में जल है उसको अवशोषित करता है, उसके माध्यम से हाइड्रोजन प्राप्त करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला अगर हम देखें, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को क्या किया गया मेरे दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर को अस्थायी सदस्य चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वहाँ पे दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की। लेकिन ये पूछा जा रहा है, जो 1946 में पहला संविधान का बैठक हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था ये चीज़ आप देख सकते हो, संविधान सभागृह में। कहाँ पर? संविधान सभागृह में। आज उसे हम क्या कहते हैं? तो वो सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है, संसद भवन का केंद्रीय हॉल, यानी सेंट्रल से केंद्रीय कक्ष। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें पहली बार बैठक हुई थी। अब देखिए, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? आपको पता होना चाहिए। हिंद महासागर, आप अगर मैप याद कर पा रहे हो तो हिंद महासागर किस तरह से भूमध्य सागर से जुड़ा है? तो अगर हम देखेंगे हिंद महासागर का एक भाग है लाल सागर, और ये लाल सागर भूमध्य सागर से जोड़ा गया है। और इस किससे जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया एक नहर से। किससे? एक नहर से। वो नहर बहुत फेमस है और ये प्रश्न पूछा गया है, तो वो नहर है स्वेज नहर, और इस नहर को लाल सागर से भूमध्य सागर से जोड़ दिया गया है। और अगर एक चीज़ हम देखें,
इससे क्या होता है, यूरोप और एशिया के बीच एक व्यापारिक संबंध आसानी से मिल सकता है। ये जहाजी नहर होती है, इसमें बड़े बड़े जो माल आयात निर्यात करते हैं वो जहाज जाते हैं इस नहर के द्वारा। तो ये नहर है स्वेज नहर, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 12वें में स्वेज नहर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्र संविधान के अनुसार, देखिए क्या प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। क्या राज्यसभा में राष्ट्रपति सदस्य को मनोनीत करता है? अगर करता भी है तो क्या 12 सदस्य मनोनीत करता है? दूसरा एक दिया गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम जो प्रतिनिधि हैं वो 238 होंगे, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 238 प्रतिनिधि चुनकर अधिकतम आ सकते हैं राज्यसभा में। क्या ये दोनों बातें सही? देखिए एक चीज़ हमें ध्यान देना होगा, अगर हम राज्यसभा में बात करें अधिकतम संख्या जो सदस्य जा सकते हैं तो वो है 250, यानी 250 सदस्य राज्यसभा में जा सकते हैं, लेकिन उसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे सीधी सी बात, अगर 12 सदस्यों को राष्ट्रपति ने मनोनीत कर दिया तो शेष कितने सदस्य हैं जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जाएंगे? तो अगर हम 250 में से 12 जो है घटा देते हैं तो 238 प्रतिनिधि बचते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से जाते हैं। तो इसमें पहला तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और दूसरा भी सही है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 238 प्रतिनिधि जाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य और 238 प्रतिनिधि, ये दोनों सही हो जाएंगे। अगर हम बात करें कहाँ से सेलेक्ट होते हैं तो कला, विज्ञान, समाजशास्त्र क्षेत्र। देखिए एक प्रश्न दिया गया है, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया है, यह माना है कि पहली शादी रहते हुए भी यदि कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है तो वह एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। यानी यदि कोई व्यक्ति है, उसकी एक शादी हो चुकी है, इसके बावजूद वह दूसरी शादी कर लेता है तो वो दंडनीय अपराध तो होगा, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि जो उसने दूसरी शादी की है वो अमान्य हो जाएगा, वो मान्य रहेगा, वो दूसरी शादी जो है वो मान्य रहेगा। किस केस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक तरह से माना है, तो ये दोस्तों हो जाएगा सरला मृदगम बनाम भारत संघ केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इसका ये मान्य नहीं कि दूसरी जो शादी है वो अमान्य हो जाएगी, दूसरी शादी भी मान्य रहेगी, ये दंडनीय अपराध है। तो ये केस हो जाएगा सरला मृदगम बनाम भारत संघ, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। फिनो पेमेंट बैंक, देखिए फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये सीधी सी बात हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ तो आपको याद रखना है, पंकज त्रिपाठी जो हैं वो क्या है, फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देखिए जीएस के हम लोगों ने संविधान के कुछ प्रश्न किए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं और कुछ नए प्रश्न हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों को आप जरूर दोस्तों देखते रहिए, हिंदी के पार्ट्स हैं या जो भी अन्य पार्ट्स हैं वो सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट लगातार मिलती रहेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।